अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आप लोगों को इस वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है एंड आई एम डूइंग पीएचडी फ्रॉम किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। आज की इस वीडियो में हम स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज इन साउथ कोरिया पर बात करेंगे और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास इस सेशन पर मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल नासिर। ही इज़ एन एक्टिव रिसर्चर and he has published more than 70 research papers during his PhD, and he is president of Student and Scholar Association in South Korea for Pakistani community, and he is also running some social media platforms like Young Pakistani Scholars. अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं कि कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप चला रहे हो। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। मेरा नाम अब्दुल नासिर है और मैं अभी आजकल कोरिया में ही हूँ। आपने जो प्लेटफॉर्म की बता दी, तो हम जो प्लेटफॉर्म आजकल चला रहे हैं, हमारे साथ टीम है पूरा, तो वो है एक स्कॉलर टॉक है, जो असल में हमारी एक टीम है यंग पाकिस्तानी स्कॉलर्स। तो उसके अंडर जो है, उसके अम्ब्रेला के अंडर जो है, वो हम स्कॉलर टॉक और स्कॉलरशिप कैफे एंड काउंसलिंग जो कैफे हैं वो हम चला रहे हैं। तो हमारी मेन जो एम होता है वो यही है कि वो कहते हैं ना कि वो जिस तरह कहते हैं कि हर बच्चे को तालीम दो, तो हमारा जो मकसद है वो कहते हैं कि हर ग्रेजुएट को स्कॉलरशिप दो। जबरदस्त हम जबरदस्त। कहते हैं कि आपने पढ़ना है तो आप थोड़ा सा मेहनत करके आप हमारे जितने भी वीडियोस या जो हम सेशन वगैरह करते हैं वो आप सुन लें। तो हम आपको वो गुर सिखाना चाहते हैं कि आप तालीम भी करें और साथ में जो है आप जो है वो पैसे भी कमाएं। क्योंकि आजकल सबसे बड़ा जो हमारा कंसेप्ट आता है ना बाहर जाने के लिए, कि हम अगर आप देख लें ना माजी में, तो हम कहते थे कि वो बच्चा जो है वो इंग्लैंड गया हुआ है, उसने पैसे कमाए हुए हैं। तो वो नॉर्मली जो आते थे ना, वो पैसे देते थे कोई कंसल्टेंट वगैरह लोगों को, उससे वो काफी ज्यादा पैसे लेते थे, फिर उधर वो वीजे पे जाके इलीगल हो जाते थे। तो हम कहते हैं कि आपने पढ़ना है तो क्यों ना एक लीगल वे से जाएं, आपको कंसल्टेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज मैं अभी दोबारा बता रहा हूँ कि आपके जितने भी यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं या जो भी आपको सुन रहे हैं, मैं उनको दोबारा कहता हूँ कि काइंडली आप 1 रुपया भी ना दे किसी को। सही आप सही। दुनिया में कहीं पे भी जा रहे हैं ना, आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है कंसल्टेंट को। ठीक उससे ठीक। अच्छा है कि वो उस पे बैठ के आपके जितने भी वीडियोस है ना उसको वो देख लें। तो मेरे ख्याल में वो बंदा जो है दोबारा एक जगह पे प्रेजेंटेशन देगा और वो 5 घंटे तक प्रेजेंटेशन देगा सिर्फ इसके बारे में कि स्कॉलरशिप कैसे हासिल किया जा सकता है। तो बहुत ज्यादा इजी आजकल। आई डोंट नो कि लोग क्यों एक दूसरे से पूछते हैं। मतलब आप यूट्यूब पे बैठ जाएं, आप लिख देखें स्कॉलरशिप इन साउथ कोरिया, आपको आपको सब कुछ बहुत चीजों का पता चल आपको बहुत जाएगा। ज़्यादा मवाद मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप कोई स्टूडेंट आपको अप्रोच करना चाहे तो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स, इनके लिंक्स मैं आपसे ले लूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो आप सबसे पहले ये बताएं कि आप किस स्कॉलरशिप पर आपने पीएचडी किया और कौन सी यूनिवर्सिटी थी। अच्छा, आपने जो प्लेटफॉर्म का बता दिया, तो मेरे जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सारे डॉक्टर अब्दुल नासिर ऑफिशियल के उसे हैं। आप डॉक्टर अब्दुल नासिर ऑफिशियल लिख दे तो वो चाहे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, जहाँ पे तो सब कुछ है। ठीक। उसके अलावा आपने जो बता दिया कि जो स्कॉलरशिप, तो मेरी जो पीएचडी है वो आंजी यूनिवर्सिटी, ये सोल के साथ ही जो है वो सिटी है सुआन, तो उधर से मैंने की है। मेरी जो स्कॉलरशिप थी वो उसको हम कहते हैं ब्रेन कोरिया स्कॉलरशिप, BK21। ओके। तो हाँ, इधर डिफरेंट, मतलब कोरिया में मेरे ख्याल में आप सबसे पहले आपका आई थिंक यही क्वेश्चन होगा कि मतलब स्कॉलरशिप आप कोरिया में क्यों आए हुए। तो ये है कि स्कॉलरशिप आप जहाँ पे भी जाते हैं तो आप वो वैसी जगह पे जाते हैं जहाँ डेवलप्ड हो और उधर अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, आपके पास फंडिंग वगैरह चीजों की वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो, तो स्टूडेंट्स को भी उधर जाना चाहिए। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 100% स्कॉलरशिप था। उसके अलावा भी बहुत से जो है वो कहते हैं कि बंदा तो बताता नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग वेरी प्रोजेक्ट्स स्टेबल वगैरह। लाइफ। हाँ, वेरी स्टेबल लाइफ। आपको पैसों की कोई इशू नहीं होती, आपको सिर्फ टेंशन होती है अपने काम का। उसके सही अलावा आपका जो दिल चाहता है, आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप जो आपकी सोचे, जो जो कॉलेज लेवल पे होती थी, वो सारा कुछ जो है वो आप कर सकते हैं। सही सही, माशाल्लाह। सही तो मेरे नासिर। कभी कभी जो है वो कहते हैं ना कि स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स वगैरह भी कहते, तो मैं उनको कहता हूँ कि आप स्कॉलरशिप पे पढ़ें, तो आपको जो मेकअप और ये सारी जो आपकी सोच है ना, वो सब कुछ चीजें आप उसमें हासिल कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे भी और आपकी जो 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 सोचे हैं कि मेरे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सब कुछ चीजें आपको मिल सकते हैं खुद से अपनी जेब से। तो आपको किसी को मतलब पेरेंट्स वगैरह को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सही सही सही। ठीक ठीक नासिर भाई, इंशाल्लाह ये जो सेशन होगा बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा आई गेस, और आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस तरतीब दिए हैं और कुछ दोस्तों ने जो कि ये यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, इन्होंने मुझे सेंड किए कि ये नासिर भाई से लाजमी पूछेगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो आपसे कि जैसे हमने बात भी की, स्टार्ट भी हमारा इसी से था कि क्यों बाहर जाके पढ़ना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स को, क्यों, वाई स्टडी अब्रॉड और वाई ऑन स्कॉलरशिप, कि पाकिस्तान में नहीं पढ़ सकते क्या? सबसे पहले ना आजकल एक वर्ड हम यूज करते हैं, एक जुमला हम यूज करते हैं ना कि यार तालीम बहुत हो गया लेकिन तरबियत नहीं है। एग्जैक्टली।
इसका ये मतलब हो गया कि तरबियत इज समथिंग डिफरेंट और तालीम समथिंग डिफरेंट। तो आपने तालीम करना होगा तो वो जस्ट डिग्री नहीं है। आप पाकिस्तान में हैं, आप जस्ट डिग्री ले सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं, आप तालीम के साथ साथ आप जो है वो डिफरेंट कंडीशन को आपने किस तरह फॉलो कर, मतलब किस तरह जो है आपने एब्जॉर्ब करना होगा, जो अप एंड डाउन है उसको किस तरह से आपने यूज टू होना होता है। हम जब नॉर्मली कहते हैं ना कि ये बंदा बड़ा जो है वो इसके पास बहुत एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस इसलिए होता है कि उसके जो पास्ट है उसमें उसकी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुई होती है। तो बाहर जाने का आप देख ले, जो स्टूडेंट बाहर से आता है या जो स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ता है, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं? वो इसलिए कि आप जब पाकिस्तान में होते हैं, आपको जो मसला होता है, आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह सब कुछ चीजें, तो जहाँ पे भी आप कॉल करके हो कहते यार ये मसला हल करवा दे, आज असाइनमेंट नहीं हो रहा, आप बंदे को कहते यार मुझे असाइनमेंट के लिए जो है वो ये चीजें मैं कर दूँ। तो आप बहुत सी चीजें नहीं सीख सकते, बस आप जस्ट टाइम पास कर लेते हैं और वो जो आपका जस्ट डिग्री लेना होता है वो। लेकिन जब आप बाहर आते हैं, आपको बहुत सी चीजों का, फॉर एग्जाम्पल आप बाहर आ गए स्कॉलरशिप पे, तो सबसे पहले तो स्कॉलरशिप इसलिए आप आ गए कि आपको किसी से, पेरेंट्स से पैसे लेने की जरूरत नहीं है। आप पेरेंट्स को हर मंथली जो है, मैं आप कोरिया का बताऊं तो आप आराम से, जब आप अपना सब कुछ एंजॉय करने के बाद भी आप तकरीबन पाकिस्तान में 50,000 रुपए एक स्टूडेंट जो है वो पाकिस्तान में अपनी फैमिली को दे सकता है, जब आप सही तरह लग्जरियस लाइफ गुजारना चाहे। वो कहते हैं अयाशिया भी मारे और फिर भी जो आप तकरीबन कोई 50,000 तक जो है आप पाकिस्तान भेज सकते हैं। और दूसरा ये है कि आप ना, जी और नासिर भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू, और ये बात आगे कि यहाँ पर हमारे तो इंजीनियर और जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं उनको तो 50,000 की जॉब नहीं मिलती, यहाँ पे तो 20-25,000 की बिल्कुल जॉब ऐसे मिल ही रही है। नॉर्मली इधर जो पीएचडी है, पीएचडी उसको तकरीबन मिनिमम पाकिस्तानी तकरीबन 1,30,000 1,40,000 रुपए मिलते हैं, जो सबसे मिनिमम का मैं बता रहा हूँ। तो एक तो ये है। दूसरा ये कि आप बाहर आते हैं ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ जाते हैं। आपको ना, आप डिफरेंट लोगों को देखते हैं तो आपका जो माइंड सेट है वो बहुत ब्रॉड होता है, आप में एब्जॉर्बेंस भी आता है। कहीं पे आप किसी से बात करते हैं तो आपको, तो असल में ना जस्ट तालीम हासिल करना नहीं है कि मतलब आप जस्ट पढ़ेंगे, नहीं, पढ़ने के साथ साथ भी बहुत सी चीजें होती हैं कि वो आप सीख सकते हैं बाहर। दूसरा उसके अलावा यह है कि आप मौजे मार सकते हैं, आप बहुत सी चीजों को देखते हैं। आप मतलब वो कहते हैं ना, जब आप पाकिस्तान में होते हैं वो आपकी सोच भी उस तरह से होती है कि मैंने ये जगह जाना है, ये जगह। जब आप बाहर आते हैं, ये एक कुदरती तौर पर एक चीज है कि जितना आपकी जो है वो माइंड जो है वो ओपन हो जाते हैं थोड़ा सा, मतलब आप बहुत चीजें देखते हैं तो खुद ब खुद आप, क्योंकि आप कहते हैं ना कि एनालिसिस, जब आप सोचते हैं ना किसी चीज के बारे में, वो आपके ना दिमाग में जो है वो इन्फॉर्मेशन पड़े होते हैं। आप दिन में जो जो चीजें देखते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो गैदरिंग होती है फ्रेंड्स वगैरह, उनसे आप जो 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 चीजें भी सीखते हैं ना, वो आप सारे सारे जो है वो आपके स्टोर होते हैं दिमाग में। अब जब आप रात को वही वाला जो डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है उसको एनालाइज करेगा और उससे कोई आउटपुट आएगा। लेकिन जब आप बाहर होते हैं, आपके पास उस टाइम भी इंफॉर्मेशन आते हैं और रात को जो है वो चीजें जो है वो प्रोसेस होती हैं। आप खुद से देख ले कि आप जब एनवायरनमेंट आपका इस तरह हो, मल्टीकल्चर हो, आप बहुत से लोगों को मिलते हैं, सारे जो है वो एक क्रीम, क्योंकि बाहर जो भी बंद आते हैं उसने काफी मेहनत की होती है, तो खुद ब खुद वो जो एनालिसिस, आप जो डेटा देते हैं ना, तो वो खुद ब खुद जो है आप जो प्रोडक्टिव चीजें आप सीख सकते हैं। तो बाहर जाने का ये एक चीज, ये फायदा है कि आप मतलब पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन पैसे के अलावा जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होते हैं, आपके पास इधर फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होते हैं। आप जो आपका सब कुछ ना, मतलब वो कहते हैं ना हिजरत में, वो कहते हैं कि जब आप बंदा हिजरत कर लेते हैं आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। आप जब बाहर होते हैं, आपको घर वगैरह की चीजों की जब भी आप सोचते हैं, आपको यही होता है कि मैं किस चीज के लिए आया हूँ। आपको हर टाइम अपना गोल्स का पता होता है कि हाँ मैंने पीएचडी करना है, पीएचडी करना है। लेकिन जब आप घर में होते हैं तो आपके बहुत से मसले होते हैं, आप बहुत सी चीजों पे जो है वो कभी एक जगह पे आपकी फोकस होती है, कभी दूसरी जगह पे, कभी घर में किसी के साथ लड़ाई होगी, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती है बाहर आके। एग्जैक्टली नासिर भाई, आपने बहुत डिटेल से, और यू आर एब्सोल्युटली राइट कि बाहर जाके ना सिर्फ स्कॉलरशिप पे हम पढ़ सकते हैं, पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन जो तरबियत है, जो रियल लाइफ की जो चैलेंजेस हैं वो बंदा सीखता है, जो ग्रूमिंग है इंसान की, वो चीजें काफी इफेक्ट होती हैं। और हमें भी देखने को मिलता है कि जो इंसान बाहर से पढ़ के आ रहा है या बाहर गया हुआ है, उसकी सोच में और पाकिस्तानी स्टूडेंट की सोच में बहुत डिफरेंस होता है। ये तो हमारे एक्सपीरियंस में भी आई है। और ये तो हमने जनरल बात कर ली कि बाहर जाके पढ़ना चाहिए। अब हम स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि वाई साउथ कोरिया, साउथ कोरिया को हम क्यों अपना स्टडी डेस्टिनेशन चूज करें, क्या बेनिफिट्स हैं? सबसे पहले ना कि हम बीइंग साइंस स्टूडेंट, क्योंकि ज्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्कॉलरशिप बाहर जाने के लिए, आपके पास ना कुछ मटेरियल्स होने चाहिए, आपके पास कोई फैसिलिटीज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप एक बायो के एक स्टूडेंट है, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, वो जब बाहर आएगा वो एक एक्सपेरिमेंट करेगा, क्या उसके पास वो एक्सपेरिमेंट के लिए वो चीजें हैं कि नहीं। पाकिस्तान में बहुत इंटेलिजेंस लोग हैं, बहुत ज्यादा जो है वो मेहनती है, लेकिन क्योंकि उधर वो बेचारों के पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती, लैब में वो चीजें वगैरह नहीं होती, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो कोरिया जो है वो आप देख लेना कि ये आजकल बहुत आगे जा रही है। फॉर एग्जाम्पल आप सैमसंग देख ले, Hyundai देख ले, उसके अलावा जो है इंटरनेट वगैरह की चीजें देख लें, इस तरह बहुत ज्यादा, तो वो चूंकि ना बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा एडवांस गए हुए हैं, तो आजकल जो चीजें भी है ना वो टेक्नोलॉजी से कोरिलेटेड है। तो कोरिया में सबसे फायदा ये है कि एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी बेस बहुत ज्यादा एडवांस है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। और एक चीज जो मैं अभी इधर मेंशन करना चाहता हूँ लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि हम चूंकि पाकिस्तान हो गया या इस तरह से कंट्रीज, उसमें सबसे ज्यादा जो मसला होते हैं वो फीमेल्स के लिए कि क्या हम उधर भेजे कि ना भेजे। जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैंने देखा हुआ है, कोरिया सबसे सेफेस्ट जगह है लड़कियों के लिए। ये आपके अगर जो भी कोई पेरेंट्स वगैरह मतलब देख रहे हैं तो
इधर अगर कोई लड़की रात को 1 बजे या 2 बजे जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि किसी में हिम्मत होगी उसको आवाज देने के लिए। सही सही। क्योंकि इधर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा सेफ है। क्योंकि नासिर भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरे इस चैनल के थ्रू बहुत ज्यादा फीमेल्स कांटेक्ट करती हैं, खासकर इंडियन जो फीमेल्स हैं वो, कि सऊदी अरेबिया को हम इसलिए चूज कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया मुस्लिम कंट्री है, यहाँ पे ये फीमेल्स को कोई मसला नहीं है, तो हम लोग नहीं चाहते कि हम चाइना में, साउथ कोरिया में भेजें। लेकिन ये बात आपने जो क्लियर की कि फीमेल्स को इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती वहां पर साउथ कोरिया में, बल्कि बहुत ज्यादा सेफ है। जिस तरह आजकल हिजाब वगैरह की इश्यूज वगैरह आए हुए हैं, यूरोप में भी आपको पता है, यूएस वगैरह में भी मसला, लेकिन कोरिया में कोरियन का इस चीज से कोई कंसर्न नहीं है। आप जो भी जैसे हम जो है, आप जहाँ पे भी नमाज पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, वो उसके कोई वो इश्यूज वगैरह नहीं है। तो मेरे ख्याल में दूसरा ये है कि कोरियन उतना ज्यादा रिलीजियस वगैरह चीजों में मतलब वो नहीं करते, कि उनका उस चीज से कोई वो मसला नहीं है। तो स्पेशली फीमेल्स के लिए भी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सबसे सेफेस्ट जगह है। ठीक, तो इसमें साउथ कोरिया जैसे कि ज्यादा हम देखते हैं कि आईटी में, कंप्यूटर से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, इसमें बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर और आईटी में बहुत ज्यादा आगे हैं। तो क्या और जो इंजीनियरिंग है, सोशल साइंसेज है, बायोलॉजिकल जो साइंसेज, जो एग्रीकल्चर या मेडिकल से रिलेटेड, क्या उसमें भी स्कॉलरशिप्स होते हैं या किस? जी बिल्कुल इस तरह से है। ये सिर्फ इस तरह से नहीं है कि जस्ट आईटी में है या इस तरह से नहीं है, मतलब बायो की बहुत ज्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट इधर है, तो तकरीबन हर चीज में है। आई थिंक हाँ ये है कि थोड़ा सा नेचुरल साइंसेज में जो लैंग्वेज वगैरह टाइप के, फॉर एग्जांपल को इंग्लिश लैंग्वेज का हो गया या इस तरह से, उसमें स्कॉलरशिप उतना नहीं है या इस तरह से बहुत कम है जो। लेकिन उसके अलावा जो साइंस रिलेटेड जो इंजीनियरिंग है वो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा है। कभी कभी मुझे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं फेसबुक वगैरह पे कि सर कोरिया में हमारे लिए स्कॉलरशिप है, बंदे हैं कि नहीं है। असल में वो कहते हैं, हम कहते हैं कि बंदे चाहिए, टोपिया बहुत ज्यादा है, किस तरह से वो जरबुल मिसल है या जो भी, तो स्कॉलरशिप बहुत ज्यादा है, बंदे चाहिए। सही सही। मैंने अभी तक कोई भी ऐसा लड़का नहीं देखा या कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसमें जो कंपेटेबल हो और उसको वो जो इंटेलिजेंट हो और उसको स्कॉलरशिप ना मिले। आई डोंट थिंक सो। ओके ओके। तो लेकिन ये है कि जी जी बस सिर्फ थोड़ा सा ना अपने जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको थोड़ा सा एटीट्यूड को चेंज करना है। वो जो मैसेज आपको करते हैं कि सर हाउ मुझे कैसे स्कॉलरशिप मिल जाए, यही बात आप गूगल से पूछें। एग्जैक्टली। यही बात जो है आप यूट्यूब से पूछें और बैठ जाएं और सुन लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये और मैं एक और चीज प्लीज प्लीज ये आप ज़हन से निकाल दे कि मैं उस्मान भाई को मैसेज करूंगा कि उस्मान भाई क्या हाल है, ठीक ठाक सब कुछ, और उस्मान भाई को मैं कहूंगा कि मैं आपके उस बंदे का जो है वो आपके इलाके से हूँ बोला, और आप जो है उस्मान भाई की तारीफ करेंगे और उस्मान भाई आपको स्कॉलरशिप देंगे। नो, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। ये पाकिस्तान में जो बंदा होता है या इंडिया वगैरह, उनको यही लगता है कि ये मेरा दोस्त है, ये मुझे स्कॉलरशिप देगा। नो, नेवर। ऐसे ही आज भी मुझे मैसेज रिसीव हुए हैं कि भाई वो मदीना यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, आप काइंडली पूछ लें कि वो एडमिशन कहाँ तक पहुंचा है। ये तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम तो स्टूडेंट हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि वो आपसे पूछने के लिए वो जो ईमेल है उस ईमेल पे वो लिख दे, वो जरूर आपको उसको जवाब देंगे ऐसे, क्योंकि उन्होंने ये ईमेल की रिप्लाई के लिए जो है वो बंदे रखे हुए, उनको वो पैसे दे रहे हैं कि वो आपको रिस्पांस करें। ऐसे ही है, लेकिन बस ये हमारी वो साइकी में है हमारी स्टूडेंट्स की, वो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये चीज, क्योंकि असल में हमारे साइड पे यही होता है कि हम ना मतलब आप उसको कहें तो उससे वो इस तरह से, बाहर इस तरह कुछ भी नहीं है। आप प्रॉपर चैनल पे आए, आपको सब कुछ रिस्पांस देंगे, सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो आजकल तो मतलब वो नहीं है कि आप पहले किसी से पूछ लें कि आप उस्मान भाई से पूछने की जगह जो है आप उस्मान भाई की यूट्यूब पे जाएं, उधर लिखे स्कॉलरशिप इन चाइना, उधर से जितने भी आ रहे हैं आप उसको तो एक बार सुन लेना आराम से, कि आपको समझ नहीं आया तो फिर देख मतलब फिर आप कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ लें। एग्जैक्टली। अच्छा नासिर भाई ये बताइए, जो आपने तो मिनिमम स्टाइपेंड तो बता दिया कि पीएचडी लेवल पर इतना मिलता है, इसके अलावा स्कॉलरशिप में कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? आया कि अकोमोडेशन वहाँ पे फ्री है और एयर टिकट्स देते हैं वो कि नहीं? अंडरग्रेड या एमएस या पीएचडी लेवल के स्टाइपेंड में क्या डिफरेंस है? असल में एमएस ये होता है कि एक तो ये है कि आप जूनियर मतलब काइंड ऑफ स्कॉलर होते हैं, तो उसकी स्कॉलरशिप थोड़ा सा कम होता है। फिर भी आई थिंक आजकल जो है वो तकरीबन 1 मिलियन वन होते हैं, तो 1 मिलियन वन आई थिंक समहाउ 1,20,000 1,30,000 तक होता है, जिसमें आपकी तकरीबन कोई 50% पैसे जो है वो चले जाते हैं अकोमोडेशन और ये सब कुछ चीजों पे। तो मेरे ख्याल में जितना मुझे अंडरस्टैंडिंग है, मैंने इतना टाइम गुजारा हुआ है, तो आप एमएस में हैं या पीजी में हैं, आपको आई थिंक इतने पैसे मिलते हैं जितने आप बच जाते हैं, जितना आप पाकिस्तान में जॉब करेंगे उससे डबल होंगे इन इजी वे। जितना आप पाकिस्तान में काम करेंगे, जहां पे भी आप काम करेंगे, उससे डबल पैसे आपको बच जाएंगे। सही सही, जबरदस्त। और ये क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एमएस और पीएचडी लेवल की स्कॉलरशिप पर होती है। अंडर ग्रेड के जो स्टूडेंट है एफएससी के बाद या डीएई के बाद या 12 ईयर की एजुकेशन के बाद, तो क्या आपके ख्याल में उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं साउथ कोरिया में या नहीं है, या जाना चाहिए बाहर पढ़ने के लिए? आपकी क्या राय है इस बारे में? सबसे पहले तो आपने अंडर ग्रेजुएट का बता दिया, तो अंडर ग्रेजुएट पे जो केजीएस स्कॉलरशिप होता है, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, वो आई थिंक आजकल अनाउंस हो गया है। तो अगर जो भी वो सुन रहे हैं तो काइंडली आज ही आप लिख दे, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी अनाउंस हो गया है, इंडिया में भी ऑलरेडी अनाउंस हो गया है। तो उसके 2 तरीके हैं। अभी तो हम खैर उस पर नहीं लिखना मतलब जाना चाहते, लेकिन ये है कि एक एम्बेसी ट्रैक है, एक यूनिवर्सिटी ट्रैक है, तो उसमें तकरीबन सारे सब्जेक्ट्स वगैरह होते हैं अंडर ग्रेजुएट के। दूसरा है कि मेरा खुद भी अपना एक्सपीरियंस है स्पेशली अंडर ग्रेजुएट के लिए, कि या तो वो जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तानी है, इंडियन है या बांग्लादेशी है, इस तरह से जिसकी जो मतलब जो हमारी जो ऑफिशियल
जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो अगर अंडर ग्रेजुएट के लिए जाना चाहते हैं तो वो ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन है या जो एजुकेशन है वो इंग्लिश में है, इंग्लिश में हो तो वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि जब आप इधर आते हैं तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर होता है, सही। तो काफी ज्यादातर जो है वो आप उतना चीजें नहीं सीख सकते हैं या उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन जो मेरा सजेशन यही होता है कि आप पाकिस्तान में बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं। बीएस में अंडर ग्रेजुएट में आपको कोर्स वर्क पढ़ना होता है, आपको रिसर्च नहीं पढ़ना होता। सही। तो हमारे फॉर एग्जांपल काजी आज़म यूनिवर्सिटी हो गई, एडिड यूनिवर्सिटी हो गई, नस्ट हो गई, या इसके अलावा और भी बहुत इंस्टीट्यूट हैं जो जहाँ से आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत बेहतरीन हो सकती है। तो मेरा सजेशन तो यही होता है कि इनके अंडर ग्रेजुएट की थोड़ा सा जो है वो स्कॉलरशिप उतने ज्यादा नहीं होते कहीं पे भी, लेकिन ये है कि अगर आपकी माइंड सेट थोड़ा सा हो तो आप अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान से करें या इंडिया से एक अच्छी इंस्टीट्यूट से जहाँ पे आपकी कोर्स वगैरह सही हो, ताकि आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ा मसला ना हो और आप मास्टर और पीएचडी के लिए जो है अपॉर्चुनिटी। और दूसरा ये होता है ना कि जो स्टूडेंट्स होते हैं एफएससी के टाइम पे उनको ना असल में उतना मेच्योरिटी नहीं होती, बिल्कुल सही कह रहे तो उनके लिए चीजें थोड़ा सा ना, एक आप बाहर आते हैं मतलब इतने एज वगैरह में, तो आपको कई चीजें जो है वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। आप जिस चीज के लिए आए होते हैं वो थोड़ा सा आप बंदा डाइवर्ट हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई ना करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप असल में ना दो चीजें होती हैं। असल में कई स्टूडेंट्स तरह करते हैं कि जब वो अप्लाई स्टार्ट करते हैं वो फिर एडमिशन नहीं करते पाकिस्तान में। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप बीएस के लिए भी अप्लाई करें और साथ में वक्त के साथ जो है आप उसके भी कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करें, क्योंकि वैसे भी बीएस जो है वो 4 साल की है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल पहले साल पे आपको मिल गए तो ठीक है आप छोड़ सकते हैं, आप चले जाएं। लेकिन ये ना हो कि आपने अप्लाई की हो, आप वेट कर रहे हैं, वो ना हो जाए तो आपकी पूरा 1 साल जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन ये है कि अंडर ग्रेजुएट के लिए जो है वो जो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑलरेडी वो अभी आजकल अनाउंस हो गया है, तो अभी इसी दिनों में वो सब कुछ है। तो मेरे ख्याल में आई थिंक आपकी भी कुछ वो वीडियोस वगैरह होंगे कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के, तो वो देख सकते हैं। हाँ ठीक, उसका जो लिंक है ऑफिशियल लिंक वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि अंडर ग्रेड में इतना टाइम भी नहीं होता, और मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, चाइना, साउथ कोरिया, इवन यूरोपियन कंट्रीज, वो अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं और अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहे होते हैं। तो यहाँ पर भी जो अरबिक लैंग्वेज है वो है कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में, सऊदी अरेबिया में भी। तो ये इश्यूज होते हैं। तो इसके अलावा हम अप्लाई करने का जो मेथड है, अगर हम एमएस और पीएचडी लेवल में देखें कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट्स है जिनको हम रेगुलर फॉलो करना चाहिए हमें, आया यहाँ पर डायरेक्ट प्रोफेसर को अप्रोच करना बेहतर है, या फिर यहाँ पर भी ऐसा ही सिस्टम है, यहाँ चाइना में जितना चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की अलग से वेबसाइट है तो हमें वहाँ पे अप्लाई करना होता है, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है। तो इसके बारे में बताएं कि जो मेन क्वेश्चन है ना, जो स्टूडेंट्स से पूछते हैं, हाउ टू अप्लाई तो उसका क्या आंसर? जो आपने इससे पहले बताया कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो वो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसमें ऐड करें। उस पर हमने 2 घंटे का पूरा वो सेशन किया हुआ है, कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट। आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और एम्बेसी ट्रैक पे किस तरह से वो उसमें। उसके अलावा जो आपने बता दिया एमएस और पीएचडी के लिए जो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, बहुत इजीएस्ट वे है। सबसे ज्यादा आसान जो है वो तरीका यही है कि आप कोरिया में बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वो सीएससी वाला या उस तरह से मसला नहीं है। बस आपने एक काम करना होता है, आपने प्रोफेसर को ढूंढना होता है। ओके, आपने प्रोफेसर को ढूंढ लिया, प्रोफेसर ने आपको हाँ कह दिया, आपका 99.9% स्कॉलरशिप हो गया। सही। ये इतना तक बस आपने प्रोफेसर को ढूंढना है, प्रोफेसर ने हाँ कर दिया, इसका मतलब ये कि आपको स्कॉलरशिप हो गया। वो आपको डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, आप वही डॉक्यूमेंट लेके जाएं एम्बेसी और उधर से आपको वीजा मिलेगा। तो सबसे पहले चीजें ये है कि अगर आपने कोरिया के लिए आना है पीएचडी या एमएस के लिए, तो आपके पास आइल्स होना चाहिए। अच्छा। आइल्स जो है चाहे यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, लेकिन ये वीजा का रिक्वायरमेंट है। तो जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने कोरिया आना है, तो सबसे पहले जेन में ये रख ले कि आपके पास आइल्स है कि नहीं। आपके पास 5.5 से एटलीस्ट 5.5 होना चाहिए, तब आप जो है वो कोरिया आ सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि किस तरह से जो है वो आपने प्रोफेसर को ढूंढना है। तो जो रिसर्च स्टूडेंट्स हैं उसके लिए मैं आसानी तरीके से बिल्कुल इजी वे बता रहा हूँ कि वो कहना है फिंगरप्रिंट्स पे, कि आपने ये करना है, गूगल स्कॉलर पे जाना है। आप गूगल स्कॉलर पे जाएं, उधर से जो है फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पे काम कर रहा हूँ, तो आप गूगल स्कॉलर पे मेडिसिनल केमिस्ट्री और साउथ कोरिया लिखते हैं, ठीक। तो आपके पास पेपर आएंगे लास्ट 2 इयर्स का। उधर एक ऑप्शन होता है राइट साइड पे, तो उसमें जो है वो आप लास्ट 2 इयर्स का, तो उसमें जितने भी पेपर्स आ रहे हैं वो सारे मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। तो वो पेपर आप ओपन करें, उस पेपर में जो आखिर में करस्पॉन्डेंस अतर होता है वो वाला नाम और उसका एफिलिएशन, ये आप गूगल में लिखते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है उसके साइट पे चले जाएंगे। या उधर से आप ईमेल भी ले सकते हैं और आप उसको ईमेल करें, ये सबसे इजी वे है एक। सही। दूसरा तरीका, आप जो है फेसबुक तो हम सारे यूज कर रहे हैं, तो आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स दें, और ये 2-3 जो साइट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा स्कॉलरशिप कैफे हो गया, स्कॉलरशिप पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग और स्कॉलरशिप नेटवर्क, ये तीन जो है आप उसको 10-10 मिनट दें। उधर आपको सब कुछ चीजें मिल जाते हैं कि कौन सा स्कॉलरशिप आया हुआ है, कौन सा नहीं आया हुआ है। उसमें एक सबसे अहम चीज वो यही होता है कि ज्यादातर
चाइना जो लोग अप्लाई करते हैं उनका एक माइंडसेट बना हुआ है कि आप, मेरे दोस्त गया हुआ था चाइना, वो वो काबिल था ही नहीं, लेकिन उन्होंने 500 ईमेल किए, 500 में उसको जो है वो 5 एक्सेप्टेंस लेटर मिल गए, तो वो जहन में यही माइंड रखता है कि मैंने 500 ईमेल करना है। तो वो फिर आखिर में क्या कहते हैं जब डिस्कशन होती है, यार वो हमारा दोस्त, तो उसको तो कुछ समझ भी नहीं आता था और उनको जो है इस जगह पे एडमिशन मिल गया। वो लक की बात होती है। लेकिन आप जब भी ईमेल लिखते हैं खुद से पूछे, जब आप ईमेल लिखते हैं आप खुद से पूछे कि मैं अगर प्रोफेसर हूँ और मुझे ये एक स्टूडेंट इस तरह ईमेल करेगा, मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा कि नहीं। सही सही। अगर आपको खुद लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं मतलब इस ईमेल में कोई खास चीज नहीं है, तो आपको क्या लग रहा है, जब आपको नहीं लग रहा तो प्रोफेसर आपको क्यों रिस्पॉन्स करेगा। एग्जैक्टली। ईमेल का मतलब यही होता है कि उसको आपने ये बताना होता है कि आप मुझे क्यों लें। मतलब आप जब भी ईमेल लिख दें, उस ईमेल में उसको पढ़ के आप खुद से पूछें कि मैंने इसमें इस तरह से कौन सा चीज लिखा हुआ है जिसकी वजह से मैं उसको कह रहा हूँ कि मैं आपके लैब के लिए मौजू बंदा हूँ और मेरा ये फायदा हो सकता है। सही सही। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने दूसरे दोस्त का लिया होता है ईमेल, उसमें अपना नाम सिर्फ चेंज किया होता है और हमने इसमें लिखा होता है आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन योर लैब एंड आई लाइक योर रिसर्च। तो साइंस में ये चीज नहीं चलता, तो हर बंदा इंटरेस्टेड होता है, हर बंदे को लाइक होता है, नहीं, आपने एग्जैक्टली बताना होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किस तरह से आप उसको कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल, मैं आपने ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसमें मुझे पता है कि आपने बहुत डिस्कशन की होगी किस तरह ईमेल लिखते हैं। या ईमेल आप छोटा से जितना कम लिख सकते हैं वो लिखें। 2 लाइंस में आप लिख दें कि आपका नाम क्या है, आपने कौन सी डिग्री की है और आपने कौन कौन से रिसर्च की है। अगर आपने रिसर्च नहीं की तो आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं, या आपका कौन सा, फॉर एग्जांपल 20 से ज्यादा लोग जो है उन्होंने रिसर्च नहीं की होगी तो आप उसको बताएं। तो 2 लाइंस में, उसके बाद आप उसको क्यों अप्लाई कर रहे हैं वो लिख दे। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने प्लांट पे एक नॉर्मल सी चीजें की है कि मैंने उसके फाइटोकेमिकल्स वगैरह या उसकी जो है एक्सट्रैक्शन की है, बस, और कुछ खास नहीं किया। तो आप उसको लिख दे के, और वो जो प्रोफेसर है वो उसके कोई कॉलम क्रोमेटोग्राफी भी कर रहे हैं, उनकी जो है वो हाई लेवल पे चीजें कर रहे हैं, तो आप उसको लिख दें कि मैंने बैचलर में ये चीजें की हैं और आपका जो काम है वो, चूंकि मैंने बेसिक की है और आपका काम बहुत हाई लेवल का है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसी को प्रोसीड करूँ या मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जो है वो प्लांट के बेसिक चीजों का या प्लांट के जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो मेरे पास है। ये आप जहन में रख लें कि क्योंकि उधर का जो प्रोफेसर होता है उसको ऑलरेडी पता होता है मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने जो है वो पीएचडी की है, मेरे तकरीबन कोई 20 साल में ऑलरेडी लैब में बैठा हूँ। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को रिसर्च का नहीं पता होगा, उसने रिसर्च नहीं की होगी। मैं कैसे इमेजिन करूँ कि मुझे एक बैचलर का स्टूडेंट है वो मुझे ईमेल करेगा और उसके 5 पेपर होंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ना, उसके पास कोई नोवेलिटी का कोई ऐसा कोई आइडिया होगा कि वो मैं कहूँ कि इसको बुलाओ यार, कि इसको रिसर्च करवाओ। उसमें सबसे जरूरी चीज क्या होता है, उसका एटीट्यूड क्या है। एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते ना कि जिस तरह वो कहते ना कि आप अच्छे अगर आप अच्छे नहीं है तो एटलीस्ट ये कि आप अच्छे बनने की जो अच्छे लोग हैं उसके जैसे ना वो करें, वो नकल उतार रहे हैं, सही कह रहे हैं नकल। तो वो देखते हैं कि किस तरह आप एक रिसर्चर की नकल उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे, आपकी जो बातें हैं वो लॉजिकल है कि नहीं होती। सही। बस उसके लिए सिर्फ यही होते हैं, बैचलर बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए उसके पास ये है, आपने उसका एक पेपर नहीं देखा, तो आप किस तरह से जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको ईमेल करें। सही सही। अच्छा नासिर भाई, ये तो हमने बड़ी डिटेल से हमने बात कर ली ईमेल पे, और इस पे तो बहुत एक अलग से सेशन भी कर सकते हैं। ये बताएं, ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हमारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेज जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से हमने पढ़ा है, तो क्या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं, कोई अकेले आप नहीं कर सकते, क्योंकि असल में ना ये कभी कभी हम खुद से अपने आप को मुतमईन करना चाहते हैं, ये जहन से निकालना होगा। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी समथिंग डिफरेंट, आइल्स इज समथिंग डिफरेंट। आइल्स का मतलब ये है कि वो आपके इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक कर रहे हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, चेक करना कि आप हैं कि नहीं। आप जिस तरह आपके बंदे के मुझे जो है वो मुझे बायो का समझ आ रहे हैं, उसके पास बीएस की डिग्री नहीं है, तो किस तरह आप कह सकते हैं कि, तो कभी कभी हम खुद से ये कहते हैं कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने नहीं, उसके लिए जरूरी है एक बोर्ड है, इट्स काइंड ऑफ, तो आपको जो है आइल्स, और आइल्स मुश्किल नहीं है। एग्जैक्टली, बस हम लोग मैं आप एग्जाम IELTSBuddy.com, www.IELTSBuddy.com, उस पे जाएं, उस पे सब कुछ है। आपको ना जो है वो कहीं सेंटर पे जाना चाहिए, ना आपको कोई उस्ताद की जरूरत है, उधर जो कुछ चीजें हैं वो सब कुछ है। तो www.IELTSBuddy.com, इस पे आप सब कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं। आप 2 महीने लगाएं, आप आइल्स पास कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल नासिर भाई, हमने भी घर बैठ के तैयारी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह वो एडमिशन हो गया, और उस आइल्स की बेस पे ही हुआ था। तो अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट पूछते हैं, तो बस यही उनको मशवरा है जो नासिर भाई ने भी दिया है कि आप खुद से तैयारी करें, घर बैठ के तैयारी करें, कोई पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। पहले आइल्स की अभी काफी ज्यादा फीस हो गई है, आई थिंक सो कि अभी 35,000 तक पहुंच गई है, जब हमने दिया था तब तो 25 था। तो जीआरई की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर? जीआरई जीआरई का कोई नहीं, इस तरह कोई नहीं। ठीक ठीक। एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, जी, असल में ना एक ये सारे स्टूडेंट्स के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं। ये आर्ट्स वगैरह लोग क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी जब थे हम कहते यार ये बहुत मुश्किल होता है ऐसे। ये एक आई डोंट नो व्हाई हम, मतलब वो कहते, मैंने उधर से, मेरे वो दोस्त जो था ना वो आर्ट्स कर रहा था, उसने कहा था कि बहुत मुश्किल है।
तो हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब। और एक और चीज, हम कहते हैं ना, नॉर्मल स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार मैंने तो बीएस की है, तो मुझे तो हमारे यूनिवर्सिटी में तो लैब में कुछ नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। तो हमने, पीसीआर है, आप यूट्यूब पे बैठ जाएं, पीसीआर किस तरह करना पड़ता है वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे। वो आपको सब कुछ चीजें दिखाएंगे, ये मैं इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ, इस तरह कर रहा हूँ। तो सब कुछ, आई डोंट नो कि मतलब जिस तरह यूट्यूब सब कुछ है, तो आपके जहन में जो कुछ है ना कि मुझे पीसीआर सीखना चाहिए, आप यूट्यूब पे बैठ जाइए पीसीआर। तो अगर फॉर एग्जांपल आपने एक्सपेरिमेंट नहीं की, आप एक स्टूडेंट, एक प्रोफेसर को कह रहे हैं कि पीसीआर, वो आपसे पूछेंगे कि पीसीआर किस तरह काम कर रहे हैं। आपको अगर ये बेसिक चीजों का पता है तो बात खत्म। ये जो जो स्किल्स होते हैं ना, ये स्किल्स, ये एक मजदूर या आम जमींदार भी सीख सकता है, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड नॉलेज है वो सिर्फ ग्रेजुएट को पता होगा। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो आप वो स्ट्रांग करें तो मेरे ख्याल में वो मुश्किल नहीं होता। तो ये भी एक एक्सक्यूज जो है वो खत्म करे, जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि बीएस में मैंने कुछ नहीं था, मास्टर में जो है वो हमें कैसे हमारे लैब जो है उसमें ये चीजें वगैरह नहीं थी। इस तरह कुछ भी नहीं है। और बाहर भी, इधर कोरिया वगैरह में भी आप किसी को पढ़ाते नहीं, वो खुद से सीखता है। सही सही। मुश्किल है, ये जरूर हर चीज मुश्किल होता है, लेकिन स्टार्ट में मुश्किल होता है, आपने टाइम देना होता है। सही। अच्छा नासिर भाई, ये बताएं कि यहाँ पे एक तो कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है जो हम अप्लाई करेंगे या यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को ढूंढेंगे, तो क्या जो स्कॉलरशिप है ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, यूनिवर्सिटी देती है, या प्रोफेसर के पास अपनी फंडिंग होती है? मतलब आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं ये कहाँ से आपको मिल रहे होते हैं? जैसे सऊदीया में है कि हमें हाफ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी दे रही होती है, हाफ हमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है सऊदीया की वो प्रोवाइड कर रही होती है। साउथ कोरिया में कैसा है? मतलब कोरिया में जो है वो डिफरेंट स्कॉलरशिप होते हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी होती हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड भी होते हैं। मैं आपको ना एक समराइज वे में बताता हूँ। जब प्रोफेसर आपको लेना चाहता है तो आपको प्रोजेक्ट और पैसों की जरूरत नहीं, मतलब उसको आपको टेंशन नहीं होना चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट है। उसने जितने पैसे बता दिए वो पैसे आपको मिल जाएंगे। तो वो नहीं, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ ये करें कि आप प्रोफेसर को ढूंढें। जब प्रोफेसर ने आपको ले लिया, उसके पास सब कुछ चीजें होंगे। इधर इस तरह से नहीं है कोरिया में किसी प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट नहीं होगा। आई डोंट थिंक सो। उनके पास प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा ही बंदे नहीं है। ठीक ठीक ठीक, सही सही। अच्छा, ये हमारे एक यूट्यूब फॉलोअर है इमरान अहमद, जिन्होंने पूछा था कि क्या साउथ कोरिया में अप्लाई करने के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है कि नहीं? नॉर्मली स्कॉलरशिप्स के लिए आपको कोई बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं होती। अभी इस लास्ट टाइम मैंने कुछ सुना हुआ था कि इस तरह से वो बैंक स्टेटमेंट वगैरह चाहते हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट की तब जरूरत होती है जब आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कोई 50% होता है या 30% होता है। जो कभी कभी MBA BBA के लिए स्टूडेंट आते हैं तो फुल स्कॉलरशिप पे नहीं आते हैं। तो उसके लिए ये है कि वो चाहते हैं कि आपके पास, आप कहाँ से पे करेंगे, क्योंकि आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप किस तरह से पे करेंगे। तो उसके लिए वो जो है वो बैंक स्टेटमेंट की जरूरत होती है। नॉर्मली आप जो MS OPT के लिए आ रहे हैं और आपको फुल स्कॉलरशिप मिल रहा है तो वो इशू नहीं होता। फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए कोई बैंक स्टेटमेंट में नहीं। दूसरा, उसके बाद मैंने कई तरह से देखे हुए हैं कि मेरे ख्याल में प्रोफेसर आपके लिए जो है वो ऑलरेडी उन्होंने आपकी वो दिए होते हैं कि मतलब उसको पैसों की वो मसला नहीं हो, क्योंकि मैं इतना स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तो दे कैन अंडरस्टैंड। सही सही। अच्छा नासिर भाई, एक और क्वेश्चन था कि ये बीटेक ऑनर वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? ये जो हमारे यहाँ असल में बीटेक असल में ये है कि हाँ, थोड़ा सा ना जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको सिर्फ ये सोचना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं वो रिसर्च से रिलेटेड है कि नहीं रिलेटेड। आपको स्कॉलरशिप उस चीज में मिलेगा जो उससे है, इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग वाले हैं, तो इंजीनियरिंग वाले की कोई प्रोजेक्ट्स होती हैं, उनकी जो है वो कहीं उनकी कोई बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है, उनकी कंस्ट्रक्शन है, कोई बड़ी सी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है, उधर से उसको प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो मुझे एग्जैक्ट उसकी तो बीटेक वगैरह का उतना ज्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उनकी स्कॉलरशिप्स इधर हैं। तो आप खुद से पूछते हैं कि क्या उससे रिसर्च बेस उसमें कुछ है कि नहीं। अगर है तो उसकी जगह जो है, क्योंकि असल में ये है कि एक स्टूडेंट है उसको ये पता होना चाहिए कि वो किस डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कौन सी फील्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक नासिर भाई, आई थिंक ये जो MS लेवल के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है, आई थिंक सो। तो 16 ईयर एजुकेशन अभी पाकिस्तान इंडिया में जो भी नाम है उसका, अगर वो BS कंप्यूटर साइंस है या BTech है या इसको कोई और नाम से कुछ कह रहा है, लेकिन वो 16 ईयर एजुकेशन है और उसको रिसर्च का पता है, वो ये उसको पता है कि आगे मैंने इस चीज पे रिसर्च करनी है, तो आई थिंक सो कि वो अप्लाई कर सकता है। और उसकी जो 16 ईयर ऑफ एजुकेशन है वो मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसकी डिग्री जो है ना वो वेरीफाइड होनी चाहिए HEC से, या जो अदारे हैं पाकिस्तान के झंडे। जी। ये जब हम ये ऑलरेडी उसको जो भी वो HEC वालों ने ऑलरेडी अगर उसको कहा, उसको आई मीन इजाजत दी है 16 ईयर आप उसको कंसीडर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में वो तो मसला फिर कुछ नहीं होता। अच्छा नासिर भाई, ऐसा है कि जब हम सऊदीया में अप्लाई करते हैं तो सऊदीया में जब हमें वीजा मिलता है ना, तो हमें अपने सारे डॉक्यूमेंट सऊदी एम्बेसी से टेस्ट करवाने होते हैं, इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है। तो क्या अगर हम प्रोफेसर को अप्रोच करके अप्लाई कर रहे हैं साउथ कोरिया में, तो क्या जब हमें वीजा के लिए या साउथ कोरिया जाने के लिए हमें सारे अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर कोई इदारा है उससे टेस्ट करवाने की जरूरत है, या बगैर टेस्टेशन के लिए हम जा सकते हैं? जो कोरिया के जो वो है नॉर्मली जो प्रोसीजर है वो यही होते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप यूनिवर्सिटी से, HEC से, फॉरेन ऑफिस से ये सारा कुछ करना पड़ता है। और अभी जो अपडेटेड वो है वो यही है कि आपको
जो पाकिस्तान में कोरियन एम्बेसी है उधर से भी आपको टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल में वो तो मुश्किल, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है तो मेरे ख्याल में आई थिंक उसके अटेस्टेशन वगैरह ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। और वो सिलेक्शन के बाद है, मतलब जब आपको वीजा मिलेगा उसके बाद ये प्रोसेस होता है अटेस्टेशन का, नहीं, खासतौर पर। हाँ, असल में जिस तरह ना वो इधर मतलब मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ। जब आपको प्रोफेसर ने कह दिया कि हाँ आप जो है वो मैं आपको लेना चाह रहा हूँ, तो वो आपको एक लिंक सेंड कर देगा कि इस पे आप अप्लाई करें। वो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, वो फॉर्म शाम वगैरह सबमिट करेंगे, तो ग्रेजुएट स्कूल वाले जो है आपको वीजे के डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। ठीक ठीक। वो जो वीजे के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लेके जाएंगे। लेकिन जब भी आप ग्रेजुएट ऑफिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो अटेस्टेड होने चाहिए ETC से और फॉरेन ऑफिस से और यूनिवर्सिटी से। उस टाइम जो है आपको कोई जरूरत नहीं है ये इधर से कोरियन एम्बेसी वगैरह से। लेकिन जब आप वापस आना चाहते हैं तो असल में डिफरेंट सिचुएशन पे डिफरेंट, तो अभी मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता रिसेंटली, लेकिन जितना मुझे आइडिया है आपको जो है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आप जब वीजा के लिए जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, और वो जो इन्विटेशन लेटर होता है जो आपको कोरिया से मिल जाते हैं वो पड़े होते हैं। तो मेरे ख्याल में उस टाइम कोई मसला नहीं होता, क्योंकि वो जो वीजा जो ऑफिसर होते हैं वो ऑलरेडी आपके जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ चीजें देखते हैं। ठीक ठीक है, जबरदस्त हो गया नासिर भाई। बस आज के लिए आई थिंक इतना ही काफी है। ये मैंने सोचा था कि बस ये शॉर्ट सा हम करेंगे, लेकिन बातें करते करते और आपसे काफी चीजें सीखने को मिली, और वो फिर बात काफी लंबी होगी। और अभी भी बहुत ज्यादा बातें ऐसी हैं जिसपे हम बहुत ज्यादा आपसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, खासकर ये अप्रोच कैसे करना है, मेल कैसे करनी होती है, और रिसर्च इवन हमें जो कुछ स्टूडेंट पूछते हैं ये रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज ये जो लिखते हैं ये कैसे होती है, इनका कोई आपके पास सैंपल हो, ये चीजें ये भी बहुत ज्यादा हम फिर बहुत इसके लिए टाइम चाहिए होगा। तो लास्ट में आपका जो अपना एक्सपीरियंस रहा है साउथ कोरिया में, वो कैसा रहा, आपने कैसा यहाँ पर पाया, और अभी क्या आपके फ्यूचर क्या एम है, आपकी PhD कंप्लीट होगी, आप फ्यूचर आप किस मुल्क में जाना चाह रहे हैं, या आपको ऑफर्स हैं? तो मैं एक चीज जो है वो जितना भी सुनने वाले तो काइंडली ये जो आप उस्मान भाई से आप जो भी पूछ रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको मिल सकते हैं। आप गूगल पे लेते हैं, यूट्यूब पे लेते हैं, तो आपको मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। सबसे जो मतलब मुझे स्कॉलरशिप चाहिए तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट वे है कि आप मेहनत करें। जितना आपने मेहनत की अल्लाह आपको उतना ही देगा। तो ये आप खुद से पूछते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप स्कॉलरशिप के लिए जाना चाहते हैं, आपने कितने घंटे जो है स्कॉलरशिप के बारे में चीजें सुने हुए हैं? अगर आपको लग रहा है कि आपने जस्ट जो है वो पांच घंटे तक सुना हुआ है, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इतना नॉलेज होगा? नहीं। तो जितना आप मेहनत करेंगे उस पर आपको स्कॉलरशिप मिल सकते हैं। उसके अलावा मेरे जो एक्सपीरियंस इधर कोरिया में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन। कोरिया में सबसे एक चीज है कि आपने मेहनत करना होगा, और बहुत ज्यादा करना होगा। एक होता है ना कम मेहनत, आपने बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा और उसके आउटकम बहुत ज्यादा होंगे। तो ये है कि ये लोग जो है काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। यू कैन नॉट इमेजिन कि ये लोग कितना मेहनत करते हैं। तो ये है कि आपको जब आप मेहनत करते हैं तो समहाउ हम वो कहते हैं उर्दू में रगड़ा मिलना होता है। जितना आपको रगड़ा मिलना होता है उतना ज्यादा जो है वो आपके जो स्किल्स वगैरह होते हैं वो पॉलिश हो जाते हैं। ऐसे ही है, और रगड़े के बाद फिर आपको फायदा होता है। जी जी। और मैं आपको मतलब ये वो क्या कहते हैं कि आप कोरिया से, मैं क्योंकि मैं अभी कोरिया में खुद हूँ, तो आप कोरिया से ग्रेजुएट होंगे ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो। मैंने कोई भी बंदा अभी तक नहीं देखा, कोई भी बंदा जिन्होंने ग्रेजुएशन की है कोरिया से, उसको फिर दूसरे बंदे से पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से ऑफर आपको मिलना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी वो है, तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, तो आई विल विजिट सून टू पाकिस्तान इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल भी है कि उधर भी मैं इंशाल्लाह कुछ इवेंट्स ऑलरेडी मेरी फाइनलाइज हो गए हैं, तो आई वुड नॉट से एनीथिंग अबाउट राइट नाउ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना है। थोड़ा सा मैं फैमिली वगैरह को भी टाइम दूंगा, तो उसके बाद ऑलरेडी मतलब मेरे जो सोशल अकाउंट वगैरह उस पर भी मैं अनाउंस करूंगा। तो ऑफर्स मुझे कई जगहों से हैं, लेकिन आई विल डिसाइड लेटर इंशाल्लाह। तो यूरोप से भी है मुझे, यूनाइटेड स्टेट से भी है, कनाडा से भी ऑफर्स आए हुए हैं, तो आई विल सी लेटर इंशाल्लाह। तो चाइना काफी जगहों से मुझे ऑफर आए हुए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास जो है वो अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगे, लेकिन सबसे इजीएस्ट वे है कि आप मेहनत करेंगे तो तब आपको मिलेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। ठीक है नासिर भाई, थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में आपने तो एडवाइस दे दी, मैंने लिखा ये हुआ था कि आपसे पूछेंगे कि स्टूडेंट्स को खासकर जो FSC में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि कैसे आगे पढ़ें, आगे जो जॉब मार्केट है, जो हालात हैं, हम जैसे लोग जो लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से है, जिनके पास आप जनरल कह लो कि जॉब के लिए ना तो रिश्वत है, ना तो सिफारिश है, तो ना कोई और ऐसी चीजें हैं, या कोई ऐसा हम जिस तरह की यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कैसे फ्यूचर को देखना चाहिए और क्या प्लान किया जाए? मतलब इजीएस्ट वे ये है कि हमारे जिस तरह एवरेज और गरीब लोग हैं वो पैसा कमाना चाहते तो पहले सबसे पहले आप स्कॉलरशिप लें। उसमें आपके पास इतना पैसा आएगा कि आपको खुद क्या आगे क्या करना चाहिए वो खुद ब खुद आपको उस टाइम का पता चल जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं प्लीज मेहनत करें। नो मोर एक्सक्यूजेस। हम ना हर चीज के लिए एक्सक्यूज ढूंढते हैं। आपने क्यों मेहनत, आपने जो है आपने रिसर्च क्यों नहीं की, तो उसका पहला क्वेश्चन वो आंसर ये होता है, सर हमारे जो है वो यूनिवर्सिटी में जो है वो ये चीजें नहीं है। तो आप खुद से कुछ चीजें ढूंढ लें, खुद से आप सोचें कि मतलब किस तरह से एक चीज का हल निकाल दूं। तो मेरे ख्याल में दो चीजें मैं कहता हूँ, नो मोर एक्सक्यूजेस और मेहनत करें। ये आप ज़हन से निकाल दिए, दो चीजें कंसीडर करें। आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई मुश्किलात वगैरह आएंगे। जबरदस्त हो गया, थैंक यू वेरी मच।
नासिर भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको दोबारा तकलीफ देंगे किसी और मौजूद पर और स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो जूनियर्स हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता थी वो उनको पता चल जाए, और हम जितने किसी के फायदे दे सकें। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है, और आप भी मेरे से एग्री करेंगे, कि ये नॉलेज जितना हम बढ़ाएंगे, फैलाएंगे, उतना ही अल्लाह ताला हमारे नॉलेज को, हमारे विजडम को बढ़ा देता है। जो इंसान के पास जो चीज़ होती है वो दूसरे को देगा तो वही ज्यादा बढ़ेगी। तो मैं आपके फॉलोअर को यही बताऊंगा कि मेरा और उस्मान भाई, हम सारे जितने भी प्लेटफॉर्म वगैरह बनाए हुए हैं, हमारा मेन काम यही है कि स्टूडेंट्स को वर्गलाना, कि वो अपने लिए स्कॉलरशिप लें। एग्जैक्टली ऐसे। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।